हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने कल रात को टेस्ट लगाया था। उसी में से मैंने यहाँ पे 25 बाइलिंगुअल क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कल की अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मतलब कल अगर आपने टेस्ट लगाया होगा तो उस सभी क्वेश्चंस का PDF आप लोगों को ग्रुप में मिल गया होगा। लेकिन उसमें से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिसको आपको जानना चाहिए वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ और देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि मनुष्यों में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया जो शब्द है इसको आप समझ लीजिएगा, जिसे हम लोग दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि हाइपरमेट्रोपिया जो है दूर दृष्टि दोष से जो है वो होता क्यों है, कारण क्या है? तो नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना, साथ ही साथ आँख के लेंस की फोकसिंग जो है पावर कम हो जाना, और प्रकाश की किरणें रेटिना पर सही तरीके से नहीं गिरती है बल्कि रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस वजह से दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन आपको कल रात के टेस्ट में प्रोवाइड कराया जा चुका है और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मिला था। अगर आपने PDF पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसको वीडियो के थ्रू भी बताइए ताकि ऐसे अच्छे से याद हो सके। तो मैंने सोचा कि चलो 50 क्वेश्चंस आप लोगों को साइंस का दिया जाता है, उसमें से चुनिंदा मैं 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूँगा और इन्हीं पर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे वो PDF में आपको मिल जाएगा। इसका भी PDF आप लोगों को मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहें। गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है? तो ये द्रव्यमान से संबंधित है। न्यूटन का नियम आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया गया। तो हम जानते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है यह कहता है कि दो बिंदु कणों के बीच एक आकर्षक बल जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो उनकी द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान के गुणांक के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो दूरी होता है उनके स्क्वायर के बटे में स्क्वायर के ये होता है। आपने पढ़ा होगा जो हमारा फोर्स होता है, कैपिटल जो F होता है वो G इंटू M1 M2 बाई R²। जो G होता है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए, जो वोल्ट मीटर होता है वो परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है कि 1 पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? पास्कल जो है जानते हैं P बराबर F/A होता है। ठीक है, यानी जो दाब का मात्रक है वो पास्कल है। तो P बराबर F/A। F जो होता है वो न्यूटन होता है और नीचे आपका एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ पे है? जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप डेली बेसिस पे टेस्ट देना चाहते हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, यानी कल से स्टार्ट हुआ है और ये फरवरी 2025 तक फ़िलहाल ग्रुप चलेगा। मतलब एक बार अगर आप पेमेंट करते हो तो 16 जनवरी से लेकर के पूरा फरवरी तक टेस्ट लगा सकते हो। और फिलहाल हमारे पास 3 ग्रुप चल रहा है, जिसमें भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हो। उसका फ़ी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, टाइमिंग भी देख पाएंगे, कब टेस्ट होता है। गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। और साइंस का जो क्वेश्चंस रहेगा वो बाइलिंगुअल रहता है, ऑनलाइन टेस्ट में भी बाइलिंगुअल रहेगा, तो आप देख सकते हो। तीनों ग्रुप में जुड़ने के लिए 170 रुपये का पेमेंट करना है। काफ़ी लोग कल जुड़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्ट भी दे रहे हैं। अगर आपको भी जुड़ना है तो आप इस दिए गए नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है।
तो देखिए जो वोल्ट मीटर होता है वो परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है कि 1 पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा। पास्कल जो है जानते हैं P बराबर F/A होता है, ठीक है, यानी जो दाब का मात्रक है वो पास्कल है। तो P बराबर F/A। F जो होता है वो न्यूटन होता है और नीचे आपका एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ पे है, जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन केंद्रक में उपस्थित नहीं होता है। केंद्रक, तो केंद्रक में उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन यहाँ पे हम देखेंगे तो केंद्रिका होता है, जो हमारा डिऑक्सीराइबोक DNA होता है, जीन होता है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी रिक्तिका, या फिर इसको हम लोग रसधानी कहते हैं, इंग्लिश में वॉक्यूल कहा जाता है। तो ये नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए आप PDF देख लेना, PDF में सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपका, क्योंकि PDF आप तो वैसे भी मांगेंगे ही। तो मैं ऊपर ऊपर आपको जो ज़रूरत वाली चीज़ें वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए मच्छर जो है, मच्छर वो किस संघ से संबंधित है। पादप जगत आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ हमने देखा है कि जो मच्छर आते हैं, मच्छर हो गए, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, ये सब ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो एक खाद्य परिरक्षक नहीं है, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव जो है वो नहीं है, खाद्यों का संरक्षण नहीं करता। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट, इनका खाद्य संरक्षण, खाद्य परिरक्षण में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। बाकी सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड और विटामिन सी, इन सभी के बारे में आप जानते ही हैं, ये कहीं ना कहीं खाद्य परिरक्षक के रूप में काम करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता। तो मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, डाइजेस्ट नहीं किया सकता, वो है ऑप्शन सी, सेलुलोज। ध्यान रखिएगा, मानव पाचन तंत्र में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है, मतलब एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को तोड़ सके या फिर उसे पचा सके, क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता, मतलब सेलुलोज को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो पौधों के कोशिका भित्ति का एक मुख्य घटक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया भी है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया और मैं आपको हर बार ये इस तरह से रिपीट करके बताता हूँ। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से किसे ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कंदन रोधी, ठीक है। स्कंदन रोधी जो है एंटी कोगुलेंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं ब्लड थिनर, ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यकृत ग्रंथि निम्नलिखित में से क्या स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होती है। तो यकृत जो ग्रंथि है वो पीत रस का स्राव करता है, बाइल जो जूस है इसका स्राव करता है और पित्ताशय नामक थैली में जाकर के ये संग्रहित होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है। संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने की अनुमति देती है, इस कारण से जो हमारा संग्रहित भोजन होता है वो कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण निम्न में से किस अवस्था में होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो किस अवस्था में होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे अवायवीय जो शोषण होता है उसके अंतर्गत
मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल होता है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ वो मैं थोड़ा सा आपको लोगों को बताता हूँ। देखिए, अवायवीय श्वसन का मतलब बिना ऑक्सीजन, ठीक है। जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे कि भारी अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कठोर शारीरिक गतिविधि के दौरान, तो उस वक्त क्या होता है कि शरीर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो अवायवीय श्वसन जो होता है उसका सहारा लेता है, और इस कारण से ऐसा होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है, जिससे ऊर्जा के साथ साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। और हम जानते हैं लैक्टिक अम्ल जो है वो मांसपेशियों में जमा होकर थकान और दर्द का कारण बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम क्यों करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जनरली इस्तेमाल हम आग बुझाने के रूप में करते हैं। तो ये होता है इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होता है। अब इसका मेन जो कारण होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का गैस है जो ऑक्सीजन से भारी होता है, और इसलिए इसे आग पर डाला जाता है तो ये आग के चारों ओर परत बना लेता है, जो कि आग को आसानी से बुझने में मदद करता है और आग को फैलने से रोकता है, जिससे आग बुझ जाती है, ठीक है। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब CO2 द्वारा ऑक्सीजन को निष्क्रिय कर दिया जाता है तो आग वैसे भी आसानी से बुझ जाती है। तो ये थोड़ा सा एक लॉजिक है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक्स का उदाहरण है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक्स का उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं जो नील हरित शैवाल है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रोकैरियोटिक्स वे जीव होते हैं जिनकी कोशिका में न्यूक्लियस यानी कि कोशिका केंद्र नहीं होता है, उनका DNA मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। नीलहरित शैवाल एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव होता है जिन्हें हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अम्ल और धातु का अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ध्यान रखिएगा, अम्ल और धातु की अभिक्रिया जब कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। ऑप्शन सी होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। जल में घुलनशील क्षारों को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील क्षारों को हम लोग बेस यानी कि क्षारक कहते हैं। ऑप्शन ए क्षारक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लौंग के तेल का मुख्य सक्रिय घटक है? लौंग के तेल का मुख्य सक्रिय घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए यूजिनॉल जो है आप देख रहे हैं, ये हम कह सकते हैं लौंग के तेल का मुख्य घटक है। लौंग का तेल का मुख्य जो सक्रिय घटक यूजिनॉल को माना जाता है। यूजिनॉल में एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट और एनाल्जेसिक गुण भी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? ब्लीचिंग यानी कि पेपर के ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कागज के विरंजन। तो क्लोराइड कह सकते हैं यहाँ पे कि कागज के उत्पादन में क्लोरीन या फिर क्लोरीन यौगिक के उपयोग रंग हटाने और कागज को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो देखिए, सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो हम अर्ध चालक के रूप में इसको जानते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन, और इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। किसी वस्तु का भार इसकी बताइए कि अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो द्रव्यमान के, ठीक है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हमारा बनता है कि मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा था वो हाइपरमेट्रोपिया था, और यहाँ पे अब मायोपिया पूछा जा रहा है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में होता क्या? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और हमें यहाँ पे गलत बताना है। तो देखिए, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, ये चीज़ यहाँ पे गलत है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय पेंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट एक
बहुलक होता है, मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं। और ये जो बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो वैद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए वैद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाने की बात की जा रही है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, मतलब कुछ महीने पहले बनाया था। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर एक अलग प्रॉपर वीडियो फिर से प्रोवाइड करा देंगे ताकि क्वेश्चंस रिवीजन हो सके और आपको फिर से समझा सके, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैद्युत ऋणात्मकता जो है वो क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते समय परमाणु का आकार क्या होता है कि बढ़ता है और वैद्युत आकर्षण कम हो जाता है, इसलिए वैद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो घटता है। ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि मोहर के पैमाने का उपयोग खनिजों के क्या मापन में किया जाता है? मोहर के पैमाने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। मोहर के पैमाने का जो उपयोग होता है वो खनिजों के कठोरता को मापने में किया जाता है, हार्डनेस को मापने में किया जाता है। मोहर के पैमाने का उपयोग खनिजों की कठोरता को मापने में किया जाता है। और यह जो पैमाना होता है खनिजों को उनकी खरोंच प्रतिरोधकता क्षमता के आधार पर 1 से लेकर के 10 तक जो कि रैंक दिया जाता है, मतलब एक कम और जो ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा ये हार्डनेस कठोरता को दर्शाता है। तो देखिए कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के डिमांड के ऊपर हमने क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखा था तो पसंद आया हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।